राजगीर विश्व शांति स्तूप से बस द्वारा थोड़ी दूर तय कर हम आ पहुंचे नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक खंडहरों में। यह वही जगह है जिसके बारे में हम और हमारे बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़ते आए थे। आज उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। करीब 1500 साल पहले यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ज्ञान केंद्र माना जाता था। यहाँ पढ़ने के लिए चीन, कोरिया, तिब्बत और एशिया के कई देशों से हजारों छात्र आया करते थे। सोचिए, उस समय जब न आधुनिक साधन थे न तेज यातायात, तब भी ज्ञान की तलाश लोगों को यहाँ खींच लाई। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और भाषाओं की गहन शिक्षा दी जाती थी। यहाँ विशाल पुस्तकालय थे जहाँ लाखों हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद थे। कहा जाता है कि जब नालंदा जलाया गया तो किताबें महीनों तक जलती रही। आज ये खंडहर हमारे गौरवशाली इतिहास की मूक लेकिन मजबूत गवाही देते हैं। नालंदा हमें सिखाता है कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भूमि रहा है। यह यात्रा बच्चों के लिए केवल एक भ्रमण नहीं बल्कि इतिहास से सीधा साक्षात्कार है। यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला बौद्ध यूनिवर्सिटी। तो नालंदा दो शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में रीडिंग होती थी, पाली लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी। वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम का अर्थ होता है कमल का फूल। क्या होता है? कमल का फूल। वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और दा मीन्स देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा। लेकिन जिस समय ये मगध थी उस समय संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी। तो मगध का कैपिटल राजगीर, राजधानी राजगीर। क्यों? चूंकि वो पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध का कैपिटल राजगीर हो गया। समझ गई ना? अब वो जो पंच पहाड़ी होगी, मेरे हाथों को देखो, विपुलगिरी पर्वत, उदयगिरी पर्वत, वैभवगिरी पर्वत, सोनगिरी पर्वत, रत्नागिरी पर्वत। ये पंच पहाड़ियों से घिरा रहने के कारण मगध का कैपिटल राजगीर, जिसका पहला राजा रहा जरासंध। कौन रहा? जरासंध। जो कृष्ण को रगेदा था, समझा? और लास्ट रहे उदयन, जो शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र। तो उस समय संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, तब वो हो गई ना अलम ददाती इति नालंदा। इसका अर्थ हुआ जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो, उसे नालंदा कहा। तो नालंदा में चीन के यात्री हुएनसांग और इत्तसिंग 7वीं सदी में वो भारत आए। वो 14 बच्चर वो भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान, जो 5वीं सदी के स्टूडेंट। तो हुएनसांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम सिलयुकी। ये चाइनीज भाषा, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा, है ना? तो तुम लोग को 10th में पढ़ने को मिलेगा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। इसको हम लोग किलोमीटर करेंगे तो 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर नालंदा की, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है।
था कि नालंदा में 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग एवरेज करोगी तो 7 छात्र टीचर की व्यवस्था होगी। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम था रत्नरंजिका, रत्न सागर। इसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी रत्न सागर, 9 मंजिला बिल्डिंग थी। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र कॉपर प्लेट। नालंदा की स्थापना मगध के राजा, मेरे हाथों को देखना, मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 ईस्वी में हुई। 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, इसको मिट्टी से भरकर फिर न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन ने बनाया। 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, फिर इसको भरकर इसको देवपाल ने बना दिया। यानी 5, 7, 9, 1197 में राउंड फिगर में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा आकर बहुत सारे छात्र को, बहुत सारे लोग नेपाल के तराई को उठा के अपना जान बचा। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 मंथ तक चलती। तो 12वीं शताब्दी मेरे बेटा वो जो टीला जैसा जो दिखाई दे, ये जो टीला जैसा जो दिखाई दे उसी तरह से दर्द, सारा दर्द समझ गए हैं। और जब हम लोग की अंग्रेजी हुकूमत आई तो 200 वर्ष तो आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड, जो हुएन सांग बुक लिखा था ना भारत की यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ। कब खोज हुआ? 1868 में। कब हुआ? और इसका खुदाई हुई 1915 से 1937 तक, निरंतर 22 वर्षों तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, यानी विश्वविद्यालय का 2% का खुदाई हुआ। उसमें नालंदा ने बेटा 2 साइडों में मिली, तो एक साइड को बिहार बोलते हैं और दूसरे साइड को चैत्र बोलते हैं, दोनों पाली लेंगे। बिहार में रहने सहने पढ़ने स्थान को बिहार और चैत्र में संबंधित। हाँ, और 200 आप लोग का गाइड मैडम आप लोग राजा को, राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था, उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। यानी छात्र को रहना सहना खाना पीना सारा कुछ। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मेन द्वार हुआ करता था चारों दिशाओं में, और वहाँ पर जो गेट मैन बैठे इतना विद्वान होते थे तो उनको द्वार पालने रिस्ट्रिक्टेड आदर के भाव से उनको बोला जाता था द्वार पंडित। क्या बोला जाता था? 100 छात्र में 10% पास करते थे जिनको प्रवेश मिलता था। 90 जो दुनिया का लोग रहा करते थे गेट से आउट हो जाते थे। और उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, वो नालंदा का दे जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। नालंदा में रीडिंग होती थी 108 सब्जेक्ट, 108 विषय है ना, जैसे फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, हिनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, फेरा, बाधा, जियोलॉजी, नाम सुनी है। हर एक रिलीजन का पढ़ाई होती थी, हर एक धर्म का पढ़ाई होती थी। यस मैं टीचर इधर, अरे पंकर, गुरुपद भगवान, नागार्जुना, आर्य देवा, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, शाक्या फलिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित शीलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा, नाम सुना नहीं सुना? आर्यभट्ट का नाम सुना है? तो 0 किलोमीटर स्टूडेंट्स भी रहे, टीचर्स भी रहे। मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व निकले जो दुनिया को, संसार को कुछ न कुछ देने का काम करे। समझ गए ना? लेकिन जैसे ही यूरोपियन कंट्री आ जाएगा उसको बोलोगे आर्यभट्ट है तो कहेगा कि आर्यभट्ट का नाम ही नहीं जानता, दुनिया को यूरोप। समझ गई ना? तो हम लोग इस साइड को देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज को देखने जा रहे हैं। इसको देखने जा रहे हैं तो साइड वो पहला मोदी मंदिर बोल दिया, दूसरा साइड नालंदा। इसी को G20 नाम सुनी होने, G20 हुआ पसंद 128 देश का लोग इसको देखने आया है ना। तो हम लोग इस साइड को देखने, वर्ल्ड हेरिटेज को देखने जा रहे हैं। इसी को बोला जाता है इस समय पूरी दुनिया अंधकार की ओर थी, तो ज्ञान का दीप कहाँ से जली? भारत से जली। कहाँ से जली? भारत से। तक्षशिला में था, है ना। विश्वविद्यालय भारत में था, लेकिन उसको जो मैंने 16 महाजनपद बोला, जो मगध मैंने बोला, तो कुछ भाग मगध में आता था तक्षशिला का। समझ गई ना? तो उसको मगध भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आओ लेआउट पर।